नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने रजनी जो कहानी थी उसको पढ़ा, किस तरह से जो शिक्षा पद्धति है उसका व्यवसायीकरण हुआ है। और अब देखने जा रहे हैं हम इस कहानी के प्रश्नोत्तर यानी अभ्यास के प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणा पर। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि मेरा मनोबल है वो बना रहे और मैं आप लोगों के लिए आपका सिलेबस निरंतर इसी तरह से हल करवाता रहूं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। रजनी ने अमित के मुद्दे की को गंभीरता से लिया क्यों लिया भाई? 4 कारण। वह अमित से बहुत स्नेह करती थी। अमित उसकी मित्र लीला का बेटा था। वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सामर्थ्य रखती थी। उस अखबारों की सुर्खियों में आने का शौक था। नहीं भाई, इसका जो आंसर है ये होगा, ये उसमें अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने का सामर्थ्य था। ये देखिए उत्तर वही है। अगला जो प्रश्न है भाई, जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तब उसकी माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न ले ट्यूशन, फिर किसी और के पास चले जाएं। कोई मजबूरी तो नहीं है। नई प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताएं कि संवाद आपको किस सीमा तक सही है गलत लगता है, तर्क दीजिए। रजनी ट्यूशन के रैकेट के बारे में निदेशक के पास जाती है। उसे बताती है कि बच्चों को जबरदस्ती ट्यूशन करने के लिए कहा जाता है। ऐसे लोगों के बारे में बोर्ड क्या कर रहा है? निदेशक ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया भाई। वे सहज भाव से कहते हैं कि ट्यूशन करने में कोई मजबूरी नहीं है। कमजोर बच्चों को ट्यूशन पढ़ना पड़ता है। अगर कोई अध्यापक उन्हें लूटता है तो वे दूसरे के पास चले जाएं। शिक्षा निदेशक का यह जवाब बहुत ही घटिया व गैर जिम्मेदाराना है। वे ट्यूशन को बुरा नहीं मानते हैं, उन्हें इसमें गंभीरता नज़र नहीं आती है। वे बच्चों के शोषण को नहीं रोकना चाहते। ऐसी बातें कह करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहते हैं। अगला प्रश्न है भाई, तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया। फुसफुसा करके कही गई यह बात किसने किस प्रसंग में कही और इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है? तो पहला कह का भाई, यह बात रजनी के पति रवि ने पेरेंट्स मीटिंग के दौरान कही। रजनी के कम वेतन पर काम करने वाले अध्यापकों को भी आंदोलन करने के लिए कहती है। उन्हें एकजुट होकर के अन्याय करने का पर्दाफाश करना चाहिए। अगला जो कथन है, इसे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है? तो भाई इस कथन से रवि की उदासीन मानसिकता का पता चलता है। इस तरह के व्यक्ति अन्याय के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकते। ये स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं तथा अपने तक ही सीमित रहते हैं। अगला प्रश्न है, रजनी धारावाहिक की इस कड़ी का मुख्य समस्या क्या है और क्या होता अगर अमित का पर्चा सचमुच खराब होता, संपादक रजनी का साथ नहीं देता? तो देखिए पहली स्थिति देखेंगे, अमित का पर्चा खराब होता। रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या शिक्षा का व्यवसायीकरण है। भाई स्कूलों के अध्यापक बच्चों को जबरदस्ती ट्यूशन पढ़ने के लिए विवश करते हैं तथा ट्यूशन न लेने पर वे उसे कम अंक दे देते हैं। यदि अमित का पर्चा खराब होता तो यह समस्या सामने नहीं आती, न ही रजनी इसे आंदोलन का रूप दे पाती। बच्चों और अभिभावकों को ट्यूशन के शोषण से पीड़ित होना पड़ता। अगला है संपादक भाई, यदि संपादक रजनी का साथ न देता तो यह समस्या सीमित लोगों तक के बीच रह जाती। कम संख्या पर बोर्ड पर कोई असर नहीं होता। आंदोलन पूरी ताकत से नहीं चल पाता और सफलता संदिग्ध रहती। अगला जो आपका प्रश्न है, गलती करने वाले तो है ही गुनाहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनाहगार नहीं होते। इस संवाद के संदर्भ में
आप सबसे ज़्यादा किसे और क्यों गुनाहगार मानते हैं? इस संवाद के संदर्भ में हम सबसे ज़्यादा अत्याचार करने वाले को दोषी मानते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से चल रहे संसार में भी बहुत से कष्ट, दुख और तकलीफें हैं। अत्याचारी उन्हें अपने कारनामों से और बढ़ा देता है। वह स्वयं ऊपर से खुश दिखाई देता है, पर उसकी आत्मा तो जानती है कि वह गलती कर रहा है। उसके द्वारा जिसे सताया जा रहा है वह भी कष्ट उठा रहा है और उसकी आत्मा भी कष्ट उठाती है। इसलिए वह कष्ट से मुक्त होने के लिए उपाय सोचता है ऐसा करना, पर ऐसा कर नहीं पाती। ज़्यादातर ही यही होता है। अतः अत्याचारी ही कष्ट का प्रथम कारण होने की वजह दोषी होते हैं। अगला है भाई, स्त्री के चरित्र में बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है? आम स्त्रियों से ये चेहरा अलग है भाई। आम स्त्री सहनशील होती है, वह डरपोक होती है, अन्याय का विरोध नहीं करती है तथा संघर्षों से दूर रहना चाहती है। रजनी इन सब से विपरीत है, जुझारू, संघर्षशील, बहादुर है। वह अपने सामने हो रहे अन्याय को नहीं सहन कर सकती है। वह अपने पति तक को खरी खोटी सुनाती है तथा अधिकारियों की खिंचाई करती है। वह ट्यूशन के विरोध में जन आंदोलन खड़ा कर देती है। अगला प्रश्न है, पाठ के अंत में मीटिंग के स्थान पर विवरण कोष्ठक में दिया गया यदि इस दृश्य को फिल्माया तो आप कौन कौन सा से निर्देश देंगे? भाई इस दृश्य को फिल्माते समय हम निम्नलिखित निर्देश देंगे। स्टेज के पीछे बैनर लगा और उस पर एजेंडा लिखा होना चाहिए। स्टेज पर माइक व कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहिए। रजनी के संवाद याद होने चाहिए। तालियां समय अनुसार बजनी चाहिए। इस पटकथा में दृश्य संख्या का उल्लेख नहीं है, मगर गिनती करें तो 7 दृश्य हैं। आप किस आधार पर इन दृश्यों को अलग करेंगे? पटकथा में दृश्य संख्या नहीं है, परंतु दृश्य अलग अलग दिए गए हैं। हम सभी दृश्यों को स्थान के आधार पर अलग अलग करेंगे। अगला है भाई, रजनी पाठ का प्रतिपाद्य या उद्देश्य बताइए। यह पाठ शिक्षा के व्यवसायीकरण यानी ट्यूशन के रैकेट, अधिकारियों की उदासीनता तथा आम जनता द्वारा अन्याय का विरोध आदि के बारे में बताता है। यह हमें अन्याय का विरोध करने की प्रेरणा देता है। यह पाठ सिखाता है कि यदि अन्याय को नहीं रोका गया तो वह बढ़ता ही जाएगा। अन्याय का विरोध समाज को साथ लेकर के हो सकता है, क्योंकि आम आदमी की सहभागिता के बिना सामाजिक, प्रशासनिक व राजनीतिक व्यवस्था के में सकारात्मक परिवर्तन संभव नहीं होता है। अगला प्रश्न है, रजनी संपादक से क्या सहायता मांगती है? रजनी संपादक को ट्यूशन की समस्या बताती है और उसे अखबार में छापने का आग्रह करती है और वह उसे कहती है कि 25 तारीख की पेरेंट्स मीटिंग की खबर भी प्रकाशित करें। इससे यह सब लोगों तक खबर पहुंच जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर हम कम लोगों से संपर्क कर पाएंगे। अगला जो प्रश्न है भाई, गणित के टीचर के खिलाफ अन्य बच्चों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तो भाई गणित का अध्यापक बच्चों को जबरदस्ती ट्यूशन पर आने के लिए कहता था। ऐसा न करने पर उनके अंक काट देता था। दूसरे बच्चों ने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा करने पर अगली कक्षाओं में भी उनके साथ भेदभाव किया जाएगा। अध्यापक उनका भविष्य बिगाड़ देगा और उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस डर से अमित व उसकी माँ भी रजनी को विरोध करने से रोकना चाहते थे। अगला प्रश्न है, शिक्षा बोर्ड और प्राइवेट स्कूलों के बीच क्या संबंध होता है? भाई शिक्षा बोर्ड और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए प्राइवेट स्कूलों को 90% सहायता देकर के मान्यता देता है। यह सहायता स्कूलों के रखरखाव, अध्यापक व विद्यार्थियों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए दी जाती है। शिक्षा बोर्ड के नियमों का पालन करना प्राइवेट स्कूलों का कर्तव्य है। शिक्षा बोर्ड सिलेबस बनाता है, वार्षिक परीक्षा बोर्ड करवाता है। अगला प्रश्न है, सरकारी कार्यालयों की व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। सरकारी कार्यालयों में आम आदमी को परेशान किया जाता है। यहाँ हर कदम पर भ्रष्टाचार है। अफसर अंदर खाली बैठे रहते हैं, परंतु बाहर बिजी होने का संदेश दिया जाता है। चपरासी भी रिश्वत लेकर के मुलाकातियों को साहब से मिलने भेजता है। अधिकारी का रवैया काम को टटोलने वाला होता है, उससे जनता से कोई लेना देना नहीं होता है। तो विद्यार्थियों, ये हमने इसके मुख्य प्रश्नों को कर लिया है। तो बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विद्यार्थियों, आप पढ़ते हो लेकिन लाइक भी नहीं करते हो और शेयर भी नहीं करते हो। शेयर किया करो, यही मेरा मेहनताना है।
बने रहिएगा मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट रहने पर। मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।